वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज। तो आई होप आप प्रिपेयर्ड हैं इस डिस्कशन के लिए। आपको करना क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है उसको आपको एटलस पे मार्क करना है, जो आपके पास एटलस है, ताकि एक ही जगह आपके पास कंपाइलेशन हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप इस पीडीएफ के साथ जो आपको ये स्लाइड मिल रही है, स्लाइड पे पहले आप उसको खुद से लोकेट करो, प्रैक्टिस करो कहां पर वो स्थित है। इससे आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि प्रीलिम्स के टाइम में आपको एक साथ ढेर सारा सब कुछ लोकेट करने की जो प्रॉब्लम है, वर्ल्ड मैप कहाँ पे कौन सा देश लोकेटेड है, काफी इजीली आप इसको हैंडल कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। कुछ स्टेट्स दिए गए हैं और उनकी लोकेशन दी गई है और लोकेशन मोस्टली रेड सी में है। तो आपको पहचानना है ये स्टेट कहाँ पर है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये पता होना चाहिए स्टेट कहाँ पर है, क्योंकि स्टेट्स वो जगह होती है जो, अगर आप देखें तो मान लो ये एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट ऐसी जगह होती है जो दो इंपॉर्टेंट लैंड बॉडीज के बीच में से एक संकरी सी वाटर बॉडी होती है, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट। तो ये एक स्ट्रेट है, यहाँ पर आपका एक स्ट्रेट है, यहाँ एक स्ट्रेट है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है रेड सी कहाँ पर लोकेटेड है। तो रेड सी के आसपास जो भी स्टेट्स हैं उनके बारे में पूछा गया है। दो आपको स्टेट्स का नाम दिया गया है, बाबल मंदेब, स्टेट ऑफ तिरान। देखिए, बाबल मंदेब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है जिसको हम बार बार कवर करते हैं, खासतौर पे बाबल मंदेब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाबल मंदेब और मलक्का, इंडिया के आसपास ये तीन सबसे महत्वपूर्ण स्टेट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। लेकिन इससे अगर परे हटते हैं और आपसे मैं पूछूं वेयर इज स्टेट ऑफ तिरान, तो इसको लेकर शायद थोड़ा कंफ्यूजन आपके अंदर हो सकता है। दो ऑप्शन भी दिए गए हैं बाबल मंदीप के बारे में। सिचुएटेड एट द नॉर्दर्न एंड ऑफ रेड सी कनेक्टिंग इट टू गल्फ ऑफ एडन टू इंडियन ओशन। और स्टेट ऑफ तिरान का दिया गया है सेपरेटिंग सिनाई पेनिनसुला फ्रॉम द साउथ अरेबियन कोस्ट लाइन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, तब तक मैं लेके चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी कंट्री अजरबैजान को बॉर्डर करती है? अगेन, अजरबैजान, अर्मेनिया लगातार कॉन्फ्लिक्ट में डूबे रहते हैं। भारत ने हथियार भी अर्मेनिया को सप्लाई किए। अजरबैजान एक इंपॉर्टेंट रूट पे आता है जो इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ईरान और रशिया के साथ मिलकर बना रहा है। वहां पर बाकू का शहर जो अजरबैजान में है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो अजरबैजान के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं? यूपीएससी में प्रीलिम्स में से क्वेश्चन आए हैं तो आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको बताने में से कौन सा करेक्ट आंसर है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर अजरबैजान, ईरान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, रशिया, इराक एंड यूक्रेन? कोर्स पे आंसर दीजिए। अब जरा हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले इसको देख लें एक बार कि कहाँ है अजरबैजान। देखिए, अजरबैजान असल में ट्रांसकोकेशिया के पास है, ये कोकेशन रीजन की कंट्री है। ये आपको दिख रहा होगा अजरबैजान। अगर आप ना इंडिया से कंपेयर करो, तो मैं अगर आपको एक बेसिक सा मैप बताऊं, चलो ये इंडिया है, इंडिया से जाओगे पाकिस्तान मिलेगा, पाकिस्तान से आगे अफगानिस्तान मिलेगा, अफगानिस्तान से आगे ईरान मिलेगा, ईरान से आगे इराक मिलेगा, और अगर आप इराक से भी आगे चले गए तो आपको इधर सीरिया मिल जाएगा, ऊपर नीचे की तरफ आपको जॉर्डन मिल जाएगा, उससे नीचे आपको सऊदी अरेबिया मिल जाएगा। नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसे कंट्रीज का होता है। तो हमेशा इंडिया से अगर आप किसी चीज को ऐसे इमेजिन करोगे इंडिया का मैप देखते हुए, तो आपको याद रहना आसान रहेगा। आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है, वहां पर पास में ईरान है। जब आप ईरान से थोड़ी ऊपर की तरफ जाते हो, तब आपको मिलता है वो कंट्रीज जो सेंट्रल एशिया के करीब बनती हैं। आपको कैस्पियन सी दिख रहा है ऊपर, तो ईरान से ठीक ऊपर आपको दिखेगा वो रीजन जो आप कह सकते हो अजरबैजान है। या देखिए, कैस्पियन सी यहाँ पर है, कैस्पियन सी के इधर रशिया है, इधर ये कोने में अजरबैजान है, इसके जस्ट साइड में यहाँ पे अर्मीनिया है। ये अर्मीनिया है, ये अजरबैजान है, इसके नीचे आपको ईरान दिख जाएगा। यहाँ इराक है, ठीक है, ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, इसराइल, आपको पता है यहाँ पर इजिप्ट पहुंच गए हम। और यहाँ ऊपर आपको दिखेगा, यहाँ कौन सा देश है? ये है अजरबैजान, ये है जॉर्जिया, अगेंस्ट की बाउंड्रीज से लग रही है, अर्मेनिया की बाउंड्रीज तो लग ही रही है। ऊपर रशिया है और नीचे ईरान है। तो ये आपको इजीली पता लगे कि कौन कौन सा देश इससे कहाँ कहाँ पर बाउंड्री लगाता है। कैस्पियन सी को टच करती हुई बाउंड्री है इसकी। यहीं से हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर डेवलप करना चाह रहे हैं, जो कुछ इस तरह से मूव करेगा यूरेशिया की तरफ, जिसका फिर ओशियनिक रूट इधर मुंबई से ज्यादा। तो ये हम नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर डेवलप करना चाहते हैं यूरेशिया तक पहुंचने के लिए। तो जो लोकेशन है अजरबैजान की, लोकेशन है अर्मेनिया की, वो आपको याद होना चाहिए। और यहीं पर वो मुद्दा है जो कि है किसका, किस चीज को लेकर अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में विवाद है। तो विवाद है, मुझे बताइए कौन सी जगह है जिस लोकेशन को लेकर युद्ध लड़ा गया अर्मेनिया और अजरबैजान में, जहां पर अजरबैजान ने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके अर्मेनिया के बड़े बड़े टैंक्स को ध्वस्त कर दिया। और हमें पहली बार देखने को मिला यूएवीज का ऐसा इस्तेमाल जिनसे बड़े बड़े टैंक्स भी हार गए। ठीक है, वो नगार्नो काराबाग का इलाका था, नगार्नो काराबाग, जो
आर्मीनिया अजरबैजान के बॉर्डर पर है। हमने इसको पहले भी डिटेल में कवर किया है, दोबारा टॉपिक आएगा डिटेल में जानेंगे। आज के लिए इसके आसपास की कंट्रीज कौन कौन सी है आपको क्लियर हो गया। मैप देखते हैं कहाँ कहाँ पे कौन लोकेटेड है इसके आसपास। ठीक है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में जो कंट्रीज आती है मेनली इनको आप कोकेशियन कंट्री कह सकते हैं। ठीक है, तो वो रीजन में जो कंट्रीज हैं वो आपको याद रखनी है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान प्राइमरीली, और ऑब्वियसली रशिया तो यहाँ है ही है। पूरा का पूरा रीजन पहले रशिया ही हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था। ये हमें क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब जरा ना इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा लगा होगा आपको, क्योंकि स्टेट ऑफ तिरान लोगों को याद नहीं रहती। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर बताइए। तो देखिए, रेड सी के आसपास 6 कंट्रीज हैं, तो इसको मैप में देखें ये ज्यादा बेटर होगा। ये मैप से लोकेशन पहचानते हैं ताकि हमें आसानी हो। तो इस पूरे रीजन को एक मैप में पहले देख लेते हैं। ये आपको पूरा रीजन दिख रहा है ईरान से लेकर इजिप्ट तक का। इसके अंदर दो आपको इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज दिखेंगी। ये है रेड सी, ठीक है, ये है, ये कौन सा इलाका है, ये पर्शियन गल्फ। ठीक है, पर्शियन गल्फ। अब आप रेड सी को देखो तो रेड सी दो जगह यहाँ पे निकलती है। इधर जो है ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ये गल्फ ऑफ अकाबा है, ये है स्वेज गल्फ, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको स्वेज कनाल मिलता है यहाँ। तो ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है स्वेज कनाल। ये गल्फ ऑफ अकाबा है, इजिप्ट तक जाता है। ठीक है, अब यहीं पर आप देख रहे हो तो यहाँ सऊदी अरेबिया है, और ये जो पूरा इलाका है इजिप्ट है। ये व्हाइट में जो आपको दिख रहा है इजिप्ट है। तो ये हिस्सा जो है ये है सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला और सऊदी अरेबिया के बीच में यहाँ पर है तिरान का स्ट्रेट, तिरान, और यहीं आपको तिरान का स्ट्रेट देखने को मिलेगा इस लोकेशन पर। तो मैं एक बार पहले क्लियर कर लूं, ये है रेड सी, ये वाला रेड सी है। ठीक है, ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये है पर्शियन गल्फ। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर एक मेजर स्ट्रेट है जो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, इसका नाम है क्या, बाबल मंदेब। ठीक है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स कहे जाते हैं। चोक पॉइंट्स इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि इनको बंद कर देना बहुत आसान है। यहाँ पर नेवी के 4 शिप्स जाएंगे बड़े बड़े, तो वो उसको रोक सकते हैं यहाँ की मूवमेंट, तो इससे ऑयल जो है यहाँ का फंस जाएगा। अब यहाँ हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पर है दूसरा स्ट्रेट, इसका नाम है बाबल मंदेब। बाबल मंदेब जोड़ता किसको है, यह है गल्फ ऑफ एडन और रेड सी, इनको जोड़ता है बाबल मंदेब। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये जोड़ता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। ठीक है, यहाँ गल्फ ऑफ ओमान, ये है पर्शियन गल्फ। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक तरफ कौन सा इलाका है, पर्शियन गल्फ, दूसरी तरफ कौन सा इलाका है, गल्फ ऑफ ओमान। और अगर मैं बाबल मंदेब की बात करूं, एक तरफ है गल्फ ऑफ एडन और एक तरफ है रेड सी। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इस बार इसको थोड़ा मिटाता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। और अब आपको याद रखना है कि भाई मुझे ये पता है कि पहला रेड सी कहाँ है, दूसरा पर्शियन गल्फ कहाँ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है, बाबल मंदेब कहाँ पर है, इसको लेकर कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कुछ और छोटे छोटे गल्फ्स को लेकर जिसको आपको याद रखना जरूरी है। जैसे ये इलाका, ये है स्वेज गल्फ, क्योंकि यहाँ आगे स्वेज कनाल है। ये है गल्फ ऑफ अकाबा। तो गल्फ ऑफ अकाबा को रेड सी से जो जगह जोड़ती है, जो स्ट्रेट जोड़ती है, ये है तिरान। यहाँ पर तिरान आइलैंड्स हैं जहां पर आपको गल्फ ऑफ तिरान देखने को मिलेगा। मैं एक बार फिर आपको देखा था, तिरान और सिनाफर दो जगह असल में। तो यहाँ तिरान का स्ट्रेट इसे कहते हैं जो गल्फ ऑफ अकाबा को जोड़ता है रेड सी के साथ। ठीक है, ये आप समझ गए। अब ये है इसे स्वेज, आप गल्फ ऑफ स्वेज कह सकते हैं, जो आगे स्वेज कनाल से जाकर मेडिटेरेनियन सी से जुड़ता है। यहाँ की सारी वाटर बॉडी आपने देख ली। अब ये जो आप देख रहे हैं रीजन, इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज को कहते हैं सीड, सोमालिया, इरिशिया, ठीक है, इथोपिया और जिबूटी। ये कहलाती है वो कंट्रीज जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट कहलाती है। इस रीजन में हॉर्न ऑफ अफ्रीका होता है। यहाँ अब पहले वाटर बॉडीज देख रहे हैं, रेड सी, पर्शियन गल्फ, ये हमने समझ लिया। अब यहाँ कुछ ना इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं तो जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जहां पर कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी होते रहते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ जो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो है यमन। यमन में दो हिस्सों का कब्जा, दो ग्रुप का कब्जा है। यहाँ यमन में सऊदी अरब और एक इस्लामिक अलायंस है, लगातार युद्ध लड़ती रहती है। वो यमन में है हौती रिबल्स, इनके खिलाफ हौतीज यहाँ पर एक्टिव है। ऊपर यहाँ इसराइल के ठीक ऊपर आपको यहाँ देखिएगा लेबनन। लेबनन में जो ग्रुप एक्टिव है वो है हिजबुल्ला। ठीक है, और यहाँ गाजा में हमास। ये तीनों तीन जगह एक्टिव है। लोकेशन याद हो गई, हिजबुल्ला, हमास और हौतीस कहाँ कहाँ पर है। हौतीस ने क्या किया था, क्योंकि हौतीस ने यहाँ पर इस इलाके पे कब्जा करके रखा हुआ है पूरे के पूरे यमन में, तो उन्होंने रेड सी से आने वाले किसी भी शिप को रोकना शुरू कर दिया था जो भी इजराइल का करीबी दोस्त है या जो भी ट्रेड करता है इजराइल के साथ। तो उसकी वजह से पूरा का पूरा रेड सी जो है ब्लॉक हो गया था। तो जितने शिप्स थे उनको नीचे से, अफ्रीका के नीचे से रेड केप ऑफ गुड होप क्रॉस करके घूम के आना पड़ता था। तो इसलिए जगह लगातार न्यूज में थी। तो आपको याद रखना है यहाँ पर स्टेट ऑफ
बाबल मंदेब के आसपास ये दिक्कत आ रही थी। ऊपर यहाँ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पर भी कुछ नाम है, पहले वो एक एक करके देखते हैं। तो पहली बात आपको ये पता लग गया तिरान कहाँ पर है, ठीक है, गल्फ ऑफ तिरान कहाँ है, सनाफिर कहाँ पर है वो भी आपको पता लग गया, सनाफिर तिरान एक ही साथ है यहाँ पर। ये इजिप्ट का जो ये है इलाका, सिनाई पेनिनसुला ये, और यहाँ सऊदी अरेबिया इसके बीच में है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। यहाँ हमने बात की थी बाबल मंदेब, स्ट्रेट ऑफ तिरान का पता लग गया आपको। अब कुछ यहाँ पर आइलैंड्स और हैं छोटे छोटे जो आपको पता होना चाहिए। आपको पता है स्ट्रेट ऑफ तिरान कहाँ पर है, आपको पता है बाबल मंदिर स्ट्रेट कहाँ पर है, आपको पता है रेड सी के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं। अब यहाँ कुछ आइलैंड है, फरासन, जुबैर और दाहलिक, ये देख लीजिए कहाँ पर है आप पहले, ठीक है। मैं रेड सी पर ही आता हूँ। जब आप रेड सी को देखते हो ना, तो यहाँ आपको दिखता है इजिप्ट सबसे ऊपर। मैं एक बार लोकेशन भी याद करा दूं आपको, देखो ऊपर से स्टार्ट करें, पहले इजिप्ट आएगा, इजिप्ट के बाद यहाँ इरिशिया आएगा, इरिशिया के बाद जिबूती, जिबूती के बाद सोमालिया, हालांकि गल्फ ऑफ एडन में चला गया है, फिर यहाँ अब यमन और सऊदी अरेबिया। ऊपर आ जाओ तो आपका जॉर्डन आता है। तो ये वो रीजन है जो इस रीजन के आसपास की कंट्रीज हैं। अब जो हमें एक दो आइलैंड्स पढ़ने हैं वो हैं इंपॉर्टेंट। इरिशिया के पास एक आइलैंड है दोहलक आर्किपेलागो, ये है दोहलक, ठीक है, और इसके ठीक सामने है फरासन आइलैंड। तो रेड सी के दोनों कोने में यमन के पास और एशिया के पास दहलक और फरासन आइलैंड होते हैं। मैं इसको जूम किया था मैंने इसलिए। यहाँ आपको दहलक होगा और यहाँ आपको फरासन होगा इस रीजन में। यहाँ पर आपको दो आइलैंड देखने को मिलते हैं जिसके बारे में आपसे पूछा गया, ठीक है। दहलक फरासन कहाँ है ये भी आपने समझ लिया। अब इसके बाद एक चीज जो और जाननी है आपको वो है फरासन कहाँ पर है। ये रहा फरासन, दहलक इसके ठीक अपोजिट यहाँ होगा। ये रहा पूरा रीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं। फरासन और दहलज आर्किपेलागो कहाँ पर है, वो एशिया में है। फरासन आपका यमन के पास है। तो ये आपने समझ लिया। अब हमने देखा रेड सी के बारे की अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग पोर्ट्स कौन कौन से हैं। जैसे इजिप्ट है, इजिप्ट में पोर्ट गालिब है, यहाँ आपको दिख ही रहा है जो रिवर ये दिख रही है आपको, ये नाइल है। यहाँ पर आशवान डैम है, यहाँ पर आपका खार्तुम है जहाँ पर ब्लू और व्हाइट नाइल मिलती है। यहाँ इथियोपिया में ग्रेट रनाइसा डैम बन रहा है जो बहुत विवाद की जड़ है। और ये आपको दिख रहा है कि यहाँ से चलती है रिवर इस तरह से होते हुए सुएज कनाल में चली जाती है, सुएज के मेडिटेरियन सी में जाती है नाइल, तो ये आपको इस तरह से जाती हुई दिखती है। तो रेड सी के आसपास की कंट्रीज कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रेट हैं, यहाँ पर बहुत से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप पोर्ट सूडान की बात करो, देखो यहाँ पर आपको सूडान भी देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। इसको और मैं क्लैरिटी के साथ देखते हैं, आपको पोर्ट सूडान दिखेगा, ये रहा सूडान नीचे, इजिप्ट के ठीक नीचे इरिशिया है, इरिशिया के बाद आपका सोमालिया है। तो इस तरह से आपको पोर्ट सूडान, पोर्ट गालिब, ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इस आसपास। फिर आपको पता ही है सऊदी अरेबिया में मदीना, मक्का की बात कर लो, जेदा की बात कर लो, बहुत रेलेवेंट पोर्ट्स हैं। ये तो इधर की बात हो गई जो हम बात करते हैं रेड सी की। अब आते हैं थोड़ा दूसरी तरफ जो पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ के आसपास आप देखो तो भाई ईरान से शुरू करो, ये याद करना थोड़ा आसान है। ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान। अब यूएई के ऊपर का जो इलाका है ना, ये असल में ओमान है, इसकी सींग पे जो है। अभी एक पेनिनसुला है, आपको मुझे बताना है इस पेनिनसुला का नाम क्या है। जो ये जो यूएई के ऊपर छोटा सा ओमान का हिस्सा है, इस पेनिनसुला को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मुसन्नम पेनिनसुला। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जस्ट नीचे है मुसन्नम पेनिनसुला, ठीक है। और यहाँ आसपास आप कुछ और आइलैंड्स भी देख रहे हो काफी छोटे मोटे। इन आइलैंड्स को लेकर विवाद है ईरान और यूएई के बीच में। यूएई कहता है ये हमारे आइलैंड है, लेकिन ईरान ने उनके ऊपर 1970 के बाद से कब्जा किया हुआ। इन्हें कहते हैं तुन्ब और मूसा, अबू मूसा, लेसर तुन्ब, ग्रेटर तुन्ब, ये वो इलाके हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है यूएई और ईरान के बीच में, तुन्ब और मूसा के बीच में। और ठीक ये जो ऊपर का हिस्सा है यूएई के ऊपर, इसे हम कहते हैं मुसन्नम पेनिनसुला, जो ओमान का पार्ट है। इसीलिए इसे कहते हैं गल्फ ऑफ ओमान, नहीं जिसको गल्फ ऑफ यूएई भी कह सकते हैं। गल्फ ऑफ ओमान इसलिए कहना था क्योंकि ये ऊपरी हिस्सा ओमान का है, और इसे कहते हैं मुसन्नम पेनिनसुला, मुसन्नम, मुसन्नम पेनिनसुला। और यहाँ जो आपको छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे हैं, इनका नाम है तुन्ब और मूसा, जिनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है यूएई और ईरान के बीच में। तुन्ब, अबू मूसा कहाँ पर है, मुसन्नम पेनिनसुला कहाँ पर है, आपको पता लग गया, ठीक है। अब आप मुझे एक बात दोबारा बताइए कि ये जो मैंने आपको बताया था कौन सा ये स्ट्रेट था, तो स्ट्रेट ऑफ तिरान, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया था जो इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप्स थे, चाहे दहलक की बात करूं, चाहे फरासन की बात करूं, दहलक फरासन कहाँ है, मुसन्नम कहाँ पर है, ये नाम याद रखने जरूरी है, ठीक है। तो ये बातें हो गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसमें डिस्प्यूट है, कहाँ कहाँ पर क्या विवाद है। और इतनी चीजें करने के बाद जब आप पीछे आओ तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए भाई कहाँ पर कौन सा लोकेशन है, कौन सी कंट्री कहाँ लोकेटेड है, क्या उनके बीच का संबंध है, ये आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं पता होगा तो फंस जाओगे, ठीक है।
क्योंकि हमेशा ये रीजन कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं और बात करते हैं हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह के जो कहते हैं, जो जो उनके लोग थे, उनके पेजेस ब्लास्ट होने स्टार्ट हुए पूरे के पूरे लेबनान के प्रोविंस में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही उनके लोगों में देखी गई है। हिजबुल्लाह ग्रुप है जो एक शिया मिलिट्री ग्रुप है। दुनिया में कुछ जो इंपॉर्टेंट शिया मिलिट्री ग्रुप्स हैं वो है हिजबुल्लाह, जो ऑपरेट करता है कहां पर? हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है किस जगह पर? लेबनान में, ठीक है। और फिर एक और इंपॉर्टेंट ग्रुप है यमन में, जो ग्रुप एक्टिव है उसका नाम है हाउतीज, ये यमन में है। और इन दोनों ग्रुप्स को जो इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है वो कौन सपोर्ट करता है? डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी ईरान सपोर्ट करता है, क्योंकि ईरान खुद एक शिया कंट्री है। सऊदी अरेबिया एक सुन्नी कंट्री है, ईरान एक शिया कंट्री है, तो वो मिलिशियाज को सपोर्ट करती है। वो जो शिया मिलिशियाज होते हैं, जैसे हिजबुल्लाह इन लेबनान, हौतीज इन यमन, और ईरान का नंबर 1 दुश्मन इसराइल है, तो ये दोनों ईरान के सपोर्ट से चलते हैं, तो इनका दुश्मन भी इसराइल है। तो इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद या ईरान की डिफेंस फोर्सेस ने इन पेजर्स में, पेजर्स क्या होते थे? मोबाइल आने से पहले पेजर्स का इस्तेमाल होता था, जहां जैसे आज हम एसएमएस करते हैं या व्हाट्सएप करते हो वैसे मैसेज दिए जाते थे। तो वहां ये डिवाइसेस यूज होते थे, जहां पर लगभग 3,000 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि पेजर्स में एक्सप्लोसिव थे और पेजर्स ब्लास्ट करने स्टार्ट हुए पूरे के पूरे बैरत, जो लेबनान की राजधानी है वहां, और पूरे लेबनान में। तो हिजबुल्लाह असल में ईरान बैक शिया ग्रुप है, लेबनान में 1980 से चल रहा है। ये ईरान के खिलाफ ही ये भी खड़ा हुआ है। तो क्योंकि इनके पास मोबाइल मोबाइल यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करेंगे, तो इंटरप्रेट करके वो मार डालेंगे, तो उन्होंने पेजर का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था। लेकिन अब पेजर में भी ऐसा देखने को आ गया कि इसराइल ने वहां भी उनके डिवाइस बदल दिए और उनमें एक्सप्लोसिव सेट कर दिए। कुछ आईफोन के ब्लास्ट भी, हालांकि अफवाह या रियलिटी अभी क्लैरिटी नहीं है उसके बारे में, तो पेजर ब्लास्ट हुआ ही हुआ। तो हिजबुल्लाह कहाँ लोकेटेड है? लेबनान में। लेबनान के आसपास कौन सी कंट्री है? तो आपको दिख ही रहा है, सीरिया, और इधर आपको इसराइल, और एक तरफ इसके मेडिटेरेनियन सी। दो तरफ से इसके सीरिया है, एक तरफ इसके इसराइल है जहां इसका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, और इधर आप इसका है कौन सा रीजन? मेडिटेरेनियन सी का। असल में देखो, अगर आप इसकी बाउंड्री की बात करो ना लेबनान की, तो ये आपको यहाँ दिखेगा लेबनान। लेबनान की बाउंड्री जिस रीजन में लगती है इसराइल से, ठीक है, ये इसराइल है। अब यहाँ जो इलाका है ये गोलन हाइट्स का। गोलन हाइट्स असल में सीरिया का हुआ करता था, जिसके ऊपर इसराइल ने कब्जा कर लिया। और अगर ये कब्जा नहीं करते तो शायद थोड़ा लेबनान के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट और कम होता। उसकी वजह से ही सारा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। गोलन हाइट्स सीरिया का हुआ करता था, बहुत ज्यादा जो ऐसी जगह जो बहुत उर्वरक है, जहाँ बहुत खेती की जाती है, प्रोडक्टिव है, जहाँ पानी के सोर्स है, तो उनके ऊपर कब्जा कर रखा है इसराइल ने। ये वो इलाका है गोलन हाइट्स का, जो सीरिया का था अभी इसराइल के पास है। ये पूरा का पूरा इसराइल का होगा। और यहाँ इनकी बाउंड्री लगती है लेबनान से। लेबनान में ही बैठे हुए हैं हिजबुल्लाह ग्रुप, जिनके ऊपर इसराइल के साथ युद्ध अक्सर होता रहता है। तो सीरिया और इसराइल और मेडिटेरेनियन सी, यही बाउंड्रीज हैं किसकी? लेबनान की। याद करना बड़ा आसान है, ठीक है। तो और ये जो रीजन है, इन्हें लेवांत का रीजन भी कहते हैं। इस वाले हिस्से को लेवांत कंट्रीज कही जाती हैं, ठीक है। अब मैं आपको फिर एक बार रिपीट करूं, आप मुझे टर्की से लेके नीचे अफ्रीका तक आ जाओ, कौन कौन सी कंट्रीज मिलेंगी? टर्की, सीरिया, लेबनान, इसराइल। उसके बाद आप आ जाओ इजिप्ट, यहाँ तिरान की बात आ गई, स्ट्रेट ऑफ तिरान, गल्फ ऑफ अकाबा, रेड सी, इजिप्ट। ये कौन सी कंट्री बताइए? सूडान, इरिशिया, इथियोपिया, सोमालिया, यमन, ओमान। यहाँ तो आपको लिखा हुआ मिल ही रहा है। ये जो इलाका है यूएई के ऊपर, इसको क्या कहते हैं? इसका क्या नाम है? कौन सा पेनिनसुला है ये? और अबू मूसा के अलावा एक और कौन सा आइलैंड है जिसका विवाद है यूएई और ईरान के बीच? तो ये ऐसे ही आपको रिवाइज करना है। लोकेशन को देखो, मैप को देखो, हमेशा याद रहेगा, तो आपको कभी फिर रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको कंटिन्यूसली वीडियोस को देखते हुए मार्क करते जाओगे, ठीक है। अब एक बार इस मैप में भी आप देख लो कहाँ पर क्या कहानी है, कौन कौन से ग्रुप है, क्या चीजें हैं, नाइल कहाँ से बहती है, कौन सा देश कहाँ पर है। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया चाइना विवाद के बीच में, जहां डेमचुक और डेप्सांग का नाम आया फिर से, जब फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने कहा कि 75% एरियाज पे डिसएंगेजमेंट हो चुकी है। तो ये असल में डेमचोक और डेप्सांग कहाँ है? तो ये लद्दाख के पास आते हैं, एलएसी की बाउंड्री के पास, जहां पर मुठभेड़ हुई थी भारत और चीन के बीच में। देखिए ये एलएसी है जो आपको डॉटेड लाइन नहीं, लेकिन ये उठ के चीनी सैनिक यहाँ तक पहुंच गए थे, जो विवाद की जड़ बनी। डेप्सांग प्लेन यहाँ पर है असल में भी। एलएसी जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ से गुजर रही है। तो ये आगे बढ़ गए थे। तो दौलत बेग ओल्डी, डेप्सांग प्लेन्स, डेमचौक, पैंगोंग से लेक कहाँ पर है ये आपको याद होना जरूरी है। देखिए एलएसी से आगे खिसक के यहाँ तक आ गए थे। यहाँ पर इंडिया का एयरफोर्स बेस है, जहां पर और एयर स्ट्रिप्स इंडिया डेवलप कर रही थी, जिसको देखकर ईरान थोड़ा चाइना थोड़ा डर गया
कि भारत कहीं आगे की तरफ ना आ जाए। तो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर लगातार वो कंस्ट्रक्शन करने लग गए थे। तो ये लोकेशन न्यूज में आई थी, तो आपको पता होना चाहिए दौलत बेग ओल्डी कहाँ पर है, डेप्सांग प्लेन कहाँ पर है, डेमचुक कहाँ पर है, पैंगोंगसो कहाँ पर है, गलवान वैली कहाँ पर है, हॉट स्प्रिंग कहाँ पर है, अक्सर न्यूज में रहते ही हैं। तो आई होप ये लोकेशन आपको कंपैरेटिवली याद होंगी। इनको याद करने को कोई दिक्कत नहीं आपको आनी चाहिए। अगले टॉपिक क्या आते हैं, कीनिया की बात करते हैं, जहां पर कीनिया में जो कीनिया के लोग हैं उन्होंने विरोध करना स्टार्ट किया है। उनका एक एयरपोर्ट जो है अडानी ग्रुप, जो इंडिया का ग्रुप है, उसको मिलने वाला है, तो उसके खिलाफ विरोध स्टार्ट हो गया है। तो इस वजह से कीनिया थोड़ा न्यूज में आया। तो कीनिया की लोकेशन देख लेते हैं। हम सोमालिया तक डिस्कस कर ही चुके थे। सोमालिया के ऊपर इरिशिया है, इरिशिया के ऊपर जिबूटी है, जिबूटी के ऊपर इरिशिया है, इथोपिया यहाँ आ गया, सूडान आ गया, इजिप्ट आ गया, और सोमालिया के नीचे यहाँ पर आपको कीनिया दिखती है। तो कीनिया की राजधानी है नायरोबी। और अगेन यहाँ से इक्वेटर भी पास होता है। एक इंपॉर्टेंट रिफ्यूजी कैम्प है यहाँ, दबाब रिफ्यूजी कैंप, उसके बारे में जान लीजिए। इसकी लोकेशन में आओगे तो आपको दिखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे चाबली डेजर्ट है, ग्रेट रिफ्ट वैली यहाँ से पास होती है। तो और बहुत मात्रा में इंडिया के लोग भी यहाँ के एरिया में रहते हैं। बहुत से गुजराती लोग यहाँ पर ट्रैवल बिजनेस करने आया करते, तो वो भी यहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए, मैंने पहले भी आपको अफ्रीका का मैप याद कराया था। जब भी आप याद करो तो कभी भूलना मत कि कंट्रीज के नाम क्या क्या हैं। इसी तरह से आप एक एक कोस्ट पकड़ के याद करो तो चीजें याद हो जाएंगी। जैसे अभी हमने कहा कीनिया, कीनिया के नीचे तंजानिया, तंजानिया के नीचे ये कौन सी कंट्री बताइए, ये मेडागास्कर है, ये मोजाम्बिक है, ठीक है। मोजाम्बिक के बाद साउथ अफ्रीका, इसके अंदर दो कंट्रीज हैं, एक लेसोतो है, एक दूसरी कंट्री कौन सी बताइए। तो इस तरह से आप जब याद करो ना, आपको पूरी कोस्ट, इस तरह से एक कोस्ट लाइन की सारी कंट्री याद हो गई, इधर की कंट्री जैसे करके हमने एक एक करके याद करी भी थी पहले। तो उस तरह से आप रिवाइज करो तो आपको लोकेशन इजीली याद हो जाएगी। तो हमने कीनिया की बात कर ली। कीनिया में एक इंपॉर्टेंट रिजर्व है मसाई मारा रिजर्व, मसाई माराज के बारे में बात की थी। इंपॉर्टेंट ट्राइब है यहाँ पर। कॉन्फ्लिक्ट असल में कीनिया और युगांडा के बीच में भी कुछ हद तक था, और तंजानिया में भी था, जहाँ मसाई मारा रिजर्व है तंजानिया और कीनिया के बॉर्डर पर। यही यहाँ पर काफी विवाद था, जो इनको उनके इलाके पे कब्जा किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क को बढ़ाने के लिए या टूरिज्म जबरदस्ती का बढ़ाने के लिए। तो इसलिए वो जगह भी फेमस है। फिर लेक तुर्काना की बात कर लो, माउंट केनिया, यहाँ पे सन बशमन, संबुरु, मसाई जैसी ट्राइब्स रहते हैं। और लेक विक्टोरिया दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जो आपको दिखेगी कहाँ, तो यहाँ लेक विक्टोरिया 3 देशों के बीच में असल में बटी हुई है। अगर आप अफ्रीका का मैप देखो तो वहां आपको क्लियरली दिखेगा, वो है युगांडा, कीनिया और तंजानिया के बीच में, ठीक है। ये हो गई इसकी कहानी, कहाँ पर क्या लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट जगह कौन सी। अगले टॉपिक पे आते हैं, जो इंडस वाटर ट्रीटी। ये अगेन भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी 1960 में। वर्ल्ड बैंक ने ट्रीटी कराई थी। भारत ने अब एक फॉर्मल नोटिस भेजा है पाकिस्तान को कि ये ट्रीटी को चेंज करने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि ये ट्रीटी बहुत ही अनफेयर है। अब कहानी ये है, इंडस वाटर ट्रीटी, जो इंडस के आसपास 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, इनका पानी भारत और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड करती है। अभी जो स्थिति है वहां पर सिनेरियो ये है कि 80% जो पानी है वो इंडस वाटर का पूरा सिस्टम का सारा पाकिस्तान में चला जाता है। भारत को बहुत कम इसमें पानी मिलता है, केवल 20%। और जो डिवीजन है वो इस तरह से हुआ है कि 6 रिवर्स इसके अंतर्गत आती हैं। जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो पाकिस्तान के पास जाती हैं, जो ईस्टर्न रिवर है वो इंडिया के पास आती हैं। वेस्टर्न रिवर को याद करना सिंपल है, कौन कौन सी है भाई, इंडस, झेलम, चनाब, ये पहुंच गई पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया को क्या क्या मिला, इंडिया को मिला रावी, ब्यास, सतलुज। अब पॉइंट ये है कि भाई बांट तो दिया, पर क्योंकि इंडिया एक अपर रिपरिन कंट्री है, यानी भारत से ही नदियां बहकर पाकिस्तान में जाती है। अब सोचो, कुछ नदियां तो भारत से पहले चाइना से चल के इंडिया में आ रही है, लेकिन चाइना ने भारत के साथ कोई वाटर एग्रीमेंट नहीं किया। लेकिन 1960s में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ही वाटर एग्रीमेंट इसलिए किया था क्योंकि भारत को इंदिरा गांधी कनाल बनानी थी और कुछ डैम बिल्ड करने थे, जिनसे कि इस पूरे इलाके में खेती का काम तेजी से आगे बढ़ सके। इसलिए भारत ने उसको कहा कि भाई चलो भाई एग्रीमेंट करो और काम शुरू करो। लेकिन अब पता लग रहा है कि वहां आतंकवाद वहां से आ रहा है, हमारा वाटर शेयर वो ज्यादा उनको मिल रहा है, और दुनिया की सबसे मैग्नानिमस ट्रीटीज में से एक है। इसको लेकर काफी विवाद है। हालांकि सफलता भी कही जाती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुए, फिर भी ये ट्रीटी चालू रही, इंडिया ने कभी पानी को रोका नहीं। लेकिन अब जैसे पाकिस्तान चाइना का नेक्सस बनता जा रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें इसको रिनेगोशिएट करना चाहिए। और यहाँ हाल में एक मैकेनिज्म होता है कि जब भी कोई विवाद होता है तो इसके अंदर इंडस वाटर कमिश्नर का प्रावधान है, ठीक है। जो एक भारत के साइड से होंगे, एक पाकिस्तान के साइड से होंगे। कोई विवाद अगर उनमें रह गया तो आप उसके पास जाओगे, फिर एक जो वहां पर वर्ल्ड बैंक के अपॉइंटेड होते हैं उनके पास आप जाओगे, जो अपॉइंट करते हैं ऑफिसर, फिर आप लास्ट में आर्बिट्रेशन में जाओगे। लेकिन पाकिस्तान ने सीधा सीधा वो आर्बिट्रेशन में पहुंच गए थे,
जिसको लेकर भारत ने भी पहले आवाज उठाई थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये प्रावधानों के खिलाफ है, इसलिए हम इस ट्रीटी को तोड़कर दोबारा नेगोशिएट कर सकते हैं। तो भारत ने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी है कि भाई इंडस वैली ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी को अब आपको रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। ये है अभी तक की कहानी। ठीक है, समझ गए आप। और याद रखिए, ये है पाकिस्तान का पंजाब, जहां नीली रिवर्स बहती है। पाकिस्तान के पंजाब से ही उनकी पूरी की पूरी एग्रीकल्चर का आउटपुट आता है, इसलिए उनके लिए बहुत सेंसिटिव मामला है ये। और कुछ जो विवाद है, जैसे डैम्स को लेकर, राटले डैम हो गया, किशनगंगा डैम हो गया, उधर से हम बात करें तो जो डैम्स है, हालांकि उनके पास ज्यादा बड़े डैम्स है नहीं, पर हमारे विवाद वहां भी है। राटली डैम के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन उठाए, किशनगंगा के ऊपर डैम के ऊपर क्वेश्चन उठाए, तो इसी वजह से विवाद लगातार ये बढ़ता हुआ सा दिख रहा है। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, भारत पाकिस्तान के बीच में कब हुई, किसने ब्रोकर करवाई, रिवर्स ईस्ट वाली कौन सी है, वेस्ट वाली कौन सी है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया और आसियान की बात करते हैं, जहां वो अपने ट्रेड पैक्ट को रिव्यू करेंगे लाओस में, जो उनकी मीटिंग हो रही है उसमें। तो असल में ऑलरेडी आसियान और इंडिया के बीच में एक एफटीए ऑलरेडी है, और एक गुड्स एग्रीमेंट 2010 से आ चुका है। भारत अभी तक का मतलब लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया में से ग्लोबली कह सकते हैं इसको। लेकिन दिक्कत ये है कि जब से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, भारत का ट्रेड डेफिसिट आसियान के साथ बढ़ता ही जा रहा है। पहले केवल 4-5 बिलियन डॉलर के आसपास था, और आज आप देखो तो $38 बिलियन का डेफिसिट हो रहा है। तो हालांकि पिछले साल तो $43 बिलियन का डेफिसिट था, हमारा बायलेटरल ट्रेड 100 बिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन हम बहुत ज्यादा डेफिसिट में, जो हमारे लिए खतरे का संकेत है। तो पहली बात भाई, आसियान में ग्रुप में कितने देश हैं? अभी इसमें 10 देश हैं। ये आसियान कंट्रीज नाम कैसे याद रहेंगे? सिंपल है, याद रखो, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रूनी। ये हो गए 5 कंट्रीज। जो थोड़ी सी ब्रूनी को हटा दो तो बाकी बहुत अमीर कंट्रीज है, थोड़ी बेटर कंट्रीज है। इसके अलावा 5 और हैं, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, CLMVT कंट्रीज, जिन पर भारत फोकस करता है। CLMVT कंट्रीज के साथ इंडिया ऑलरेडी एक ग्रुप बना के काम कर रहा है, जिसका नाम है मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन। उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं CLMVT कंट्रीज के साथ। लेकिन आपको 10 देश याद होनी चाहिए, SINPP और CLMVT, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड। और अगर आप देखो तो ये CLMVT कंट्रीज हैं, ये है वही जिसके साथ भारत अपनी एक इंडिया म्यांमार थाईलैंड का इंडिया का हाईवे है, IMT हाईवे। इंडिया इसको एक्सटेंड करके वियतनाम तक लेके जाना चाहता है, ताकि इस पूरे रीजन को ही कनेक्ट कर दिया जाए। तो CLMVT कंट्रीज वो है जिस पर भारत अभी ज्यादा फोकस कर रहा है, कनेक्टिविटी कोऑपरेशन को लेकर। और इन सब के विवाद भी या दिक्कतें भी हैं चाइना के साथ, इसलिए भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने बोला था 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स की बात की थी, बाबल मंदे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, जहां से चाइना का बहुत सारा माल सप्लाई जाता है, एनर्जी का और मार्केट का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी जोग्राफिकली। तो यहाँ के 10 देश आप CLMVT याद कर लो पहले, जिसमें आपको म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम मिल गया। लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है। फिर आपको नीचे मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनी, फिलीपींस, आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गई आपकी 10 के 10 देश जो पार्ट हैं आसियान का, जिसके साथ भारत का ऑलरेडी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है। तो ये हमने देखे अलग लोकेशंस की बात की। अब इसी रीजन में अभी रिसेंटली इंडिया ने ऑपरेशन सद्भाव किया था। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था। साइक्लोन का नाम क्या था? साइक्लोन क्या को टाइफून कहते हैं इसको, वैसे यागी इस रीजन में साइक्लोन था, साइक्लोन यागी। उसमें इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की थी, रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड की थी। किसको? CLMVT में हमारी जो म्यांमार, लाओस, वियतनाम है। ठीक है, तो अब देखो तो LMV कंट्रीज, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम को हमने सपोर्ट भेजा था, ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी। तो जो मैंने आपको कहा, CLMVT कंट्रीज को इंडिया हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड करने के फिराक में रहता, ताकि यहाँ पे हमारे कनेक्शंस और बिल्ड हो और हम बेहतर रिलेशंस ग्रो कर सके। तो ये थी ऑपरेशन सद्भाव की बात, जो एक जिसमें रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दिया गया यागी टाइफून या साइक्लोन के बाद। इसके अलावा इंडिया आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को थोड़ा रीनेगोशिएट करने की तैयारी में है। जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी है उसको रीनेगोशिएट करने की तैयारी में है। हमने रेड सी के आसपास कौन कौन से इंपॉर्टेंट इलाके हैं, स्ट्रेट्स हैं, आइलैंड्स हैं, उसको जाना, कौन सी कंट्रीज हमारे उसको उस पर वो डिस्कस किया। तो इस तरह आप चीजों को रिवाइज करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। और आपको अगर इस कंटेंट का PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर इस वीडियो का आप जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके लिए काफी सहूलियत इससे होगी। तो अब जरा एक बार ना, मैं जो आपको कह रहा था कि वो करना क्या है, मैप पे आना है और चीजों को मैप पे लोकेट करना है। इस मैप पे आगे आपको लोकेट करना है कि भाई ये इंडिया है, ठीक है, ये कौन सा स्टेट है, ये दूसरा कौन सा स्टेट है, ये कौन सी वाटर बॉडी है,
अजरबैजान कहाँ पर है, अर्मेनिया कहाँ पर है, कॉकस माउंटेन कहाँ पर है, आपको देखना है कि भाई पेप्सान प्लेन कहाँ पर है, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। सो ये था आज का डिस्कशन। ऑब्वियसली अपने आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमने डिस्कस भी किया। और अगर आपको और कोई फीडबैक्स है जो आप चाहते हैं हम सुधार करें, या कुछ और इसमें आप चाहते हैं डिस्कशन, तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग BW ओनली आईएएस एंड हैव अ नाइस डे।